Hello friends, after relationship among organism and evidences of evolution, now we are going to talk about theories of evolution. इसके पहले हमने क्या पढ़ा? हमने प्रमाण दिए, we gave the evidences. क्या सिद्ध करने के लिए? कि सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई है. That was the point. कई सारे एविडेंसेस दिए, अपने एनाटॉमी से दिया, फिजियोलॉजी से दिया, एम्ब्रियोलॉजी से दिया, जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से दिया, ऑर्गन से दिया, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में से क्वेश्चन बनता ही है और होमोलोगस और एनालोगस में से क्वेश्चन बनता ही है, यानी कि समजात व समवर्ती अंगों में से. अब बात ये चली कि जीव का विकास कैसे हुआ. वो तो प्रमाण थे. दो बंदे आए, एक का नाम था लेमार्क, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, और एक थे हमारे डार्विन साहब. लेमार्क ने जो नियम दिए जैव विकास के संदर्भ में, उन्हें हम लेमार्कवाद कहते हैं, यानी कि लेमार्किज्म कहते हैं. ओके. और डार्विन साहब ने जो दिया था उसको अपन डार्विनिज्म कहते हैं, डार्विनवाद कहते हैं. पहले मैं आपको लेमार्कवाद समझाऊंगा. लेमार्किज्म, आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द मेन बेसिस ऑफ द लेमार्किज्म. लेमार्कवाद का मुख्य आधार क्या था? एक्चुअली ही गेव द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर. उन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत दिया था, यानी कि जो कैरेक्टर पैदा हो जाते हैं वो उसकी संतान में भी आते हैं, वो ऐसा कहते थे. उन्होंने ये चीज़ अपनी किताब फिलोसॉफिक जूलॉजिक में 1801 और 1809 में वर्णित करी. ही डिस्क्राइब्ड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर इन हिज बुक फिलोसॉफिक जूलॉजिक इन 1801 एंड 1809. लेमार्क ने ही बायोलॉजी शब्द दिया था और लेमार्क ने ही इन्वर्टिब्रेट शब्द दिया था. ये लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी वाले, जरा सा लेमार्क टपका दिया, ड्यूटी किसकी है? टीचर की बताने की है. फीचर्स क्या थे? मेन फीचर्स ऑफ लेमार्किज्म, यानी कि लेमार्कवाद के मुख्य लक्षण क्या थे? पहला था इंटरनल वाइटल फोर्स, यानी कि आंतरिक जैविक शक्ति. इसके कारण जीव की साइज में वृद्धि होती है. ओके. देन एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, यानी कि वातावरणीय अनुकूलन. जीव बड़ा हो गया, वातावरण में रहने लगा और वातावरण के साथ में अपने आप को अनुकूलित अडेप्ट करने लगा. तो फर्स्ट वॉज योर इंटरनल वाइटल फोर्स, सेकेंड वॉज योर एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, देन थर्ड इज योर न्यू नीड्स, यानी कि नई आवश्यकताएं. डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर और एपिटेंटेंसी इसको अपन लोग कहते हैं, यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है. उसकी जो इच्छा होती थी उसको उसने प्राप्त करना शुरू कर दिया. इसी को बोलते हैं, यानी कि न्यू नीड्स, नई आवश्यकताएं हुई तो उसी हिसाब से उसने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया. इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर. हिंदी में कह सकते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है. इसी को इंग्लिश में थ्योरी ऑफ डिजायर या एपिटेंसी कहते हैं. 3 पॉइंट हो गए. चौथा पॉइंट था यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स, यानी कि अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता के बारे में उन्होंने हमको बताया. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उनको कहते थे कि भाई जो अंग आप ज़्यादा यूज़ करोगे वो शक्तिशाली रहेगा, और जिस अंग को आप यूज़ ही नहीं करोगे, उपयोग में नहीं लोगे, तो वह निर्बल हो जाएगा, वीक हो जाएगा. ओके. नाउ अब पांचवा पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति. यहां से मेन लेमार्किज्म शुरू होता है. शुरू के पॉइंट्स तो हम लोग शुरू के अंदर बताते थे. एक्चुअली ही इंक्लूडेड दोज पॉइंट्स ऑल्सो, बट द मेन पॉइंट ऑफ लेमार्किज्म इज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर. लेकिन लेमार्कवाद का मुख्य बिंदु क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति. अब इसको समझो. जिराफ की गर्दन नंबर 1. जिराफ पहले गधे जैसा था,
वो वनस्पति खाता रहा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर हाइट की वनस्पति जो थी वो समाप्त हो गई। तो उसने क्या करा, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया, खींचना शुरू किया, थोड़ी बड़ी हुई, फिर वनस्पति खत्म हुई, फिर बड़ी हुई, और वनस्पति खत्म हुई और बड़ी लंबी हो गई उसकी। तो वो इन्होंने बोला कि देखो सर, इसने कोशिश करी, यूज़ किया, तो इसकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई, और जिराफ की गर्दन जो है आज की डेट में भी सबसे लंबी मानी जाती है। लोगों ने बोला यार ठीक है, लेमार्क जी जो है सही कह रहे होंगे। दूसरा आया स्नेक। स्नेक के पहले पैर थे। हमने एमएससी के अंदर, जूलॉजी के अंदर जो है सांप का डिस्सेक्शन किया था, तो हमारे सर ने हमको बताया था कि चलो आज तुमको ये बताता हूँ कि देखो पैर, सांप के भी पैर होते थे। वही पैक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के अंदर उन्होंने हमको बताया। अब क्या हुआ, ये सांप जो थे ये बिलों में रहते थे कई दिनों तक, महीनों तक, यू कैन सेट दे यूज्ड टू लिव इन द डार्क जोन। अब हमारा आंखों का उपयोग कब होता है? जब प्रकाश होता है। जब आंखों का उपयोग वहां पर हुआ ही नहीं बिलों के अंदर, तो उसकी जो आईलिड्स थी, नेत्र की पलकें जो थी, वो निष्क्रिय हो गई। और आज भी हम कहते हैं कि सांप की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। और फिर उसकी जो संतान पैदा हुई उसमें भी वही लक्षण आया। जिराफ लंबी गर्दन वाला जो था, उसकी जो संतान पैदा हुई वो भी लंबी गर्दन वाला हुआ। तो लेमार्क ने बोली देखो उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो रही है कि नहीं हो रही है। देन कम्स योर केव ड्वेलर्स। गुफाओं में जो पाए जाते हैं, काफ़ी दिनों तक वो गुफाओं के अंदर, अंधकार के अंदर रहते हैं, तो उनका जो विजन होता है, नेत्र दृष्टि जो होती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है, और दे में इवन लूज द विजन, और हो सकता है कि वो अपनी दृष्टि को खो देवें। ओके। और फिर उनकी जो संतान हुई उनके अंदर भी वही लक्षण देखने को मिला। तो लेमार्कवाद को तो मजा आ गया कि देखो सर, मेरा सिद्धांत बिल्कुल सही चल रहा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने कहा यार लेमार्क गलत बोलता है। उनमें से एक था कौन? वीजमैन, WEISMANN, वीजमैन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, जनन द्रव्य का सिद्धांत, जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म क्या होता है? टेस्टिस से निकलने वाले शुक्राणु और ओवरी से निकलने वाले ओवम, यानी कि स्पर्म एंड ओवम, दैट इज द जर्म प्लाज्म। उन्होंने बोली सर इनके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं, जब वो दोनों मिलते हैं तो संतान के अंदर करेक्टर आते हैं। दिस इज कॉल्ड योर जर्म प्लाज्म थ्योरी, which was widely accepted and today also it is being accepted. Okay? अब वीजमैन ने देखो लेमार्कवाद को गलत सिद्ध किया। कैसे किया? उन्होंने चूहे की पूंछ, माउस टेल को, एक जोड़ा चूहा लिया, उनकी पूंछ काट दी एक निश्चित लंबाई की, और फिर उनकी संतान प्राप्त करी, तो उतनी लंबाई की निकली। ऐसे उन्होंने लगभग 22 जनरेशन तक पूंछ काटता रहा, नापता रहा, काटता रहा, नापता रहा। अल्टीमेटली उसने बोला देखो साहब, कहीं पर भी पूंछ की लंबाई में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर पूंछ कटी हुई थी तो कटी हुई पूंछ का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि पीटी उषा अच्छी धावक है, बहुत सारे हैं, अच्छे एक्टर्स भी हैं, लेकिन एक्टर का बच्चा को जरूरी थोड़ी है कि एक्टर बनेगा ही बनेगा। जॉनी लीवर का कहाँ है? कोई लड़के लड़की किसी का पता ही नहीं है। समझाने के लिए बता रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड करेक्टर था, वो थ्योरी गलत कर दी किसने? वीजमैन साहब ने, चूहे की पूंछ को 22 संततियों तक काट कर। फिर एक बंदा और आया, उसका नाम था पेनी। उन्होंने क्या करा? ड्रोसोफिला को, फल मक्खी को अंधकार में रखा, डार्कनेस में रखा। कितनी पीढ़ियों तक? 69 जनरेशन तक। 69 संततियां उसने बेचारे ने अंधकार में रखी। और हमने पहले कहा था गुफा में रहने वालों की दृष्टि विलुप्त हो जाती है। उसने कहा देखो कहाँ सा विलुप्त हुई है। अगर वो बात होती सही तो इन ड्रोसोफिला की मक्खियों की नेत्र दृष्टि भी विलुप्त हो जाती, परंतु ऐसा नहीं हुआ।
तो क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, लड़कियां कान छिदाती हैं तो क्या उनकी संतान कानछिदी पैदा होती है क्या? मेरे यहाँ पर चोट लग गई तो क्या मेरी सारी संतान के यहाँ पर निशान दिखेगा? नहीं। इसी को कहेंगे कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। किसने डिस्प्रूव किया उसको? वीजमैन ने और पैनी ने। वीजमैन ने ड्रोसोफिला को लिया, चूहे को लिया, और पैनी ने जो है ड्रोसोफिला को लिया। लेमार्क जी नमस्ते करके घर चले गए। अब आए कौन भाई साहब? डार्विन साहब आए। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। एक एक क्वेश्चन बेटा बन सकता है, इसलिए मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा डिटेल के अंदर बता दूं, क्योंकि इसको समझना बहुत भारी काम है। तो डार्विन कौन था? एक प्राकृतिक विशेषज्ञ था, प्रकृति प्रेमी था, नेचुरलिस्ट था। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में डार्विन जो था, ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, जिसके आगे किसी की नहीं चलती थी। तो महारानी साहब उसको खूब पैसा देती थी कि साहब आप रिसर्च करो, साइंटिस्ट हो, ये हो। तो उन्होंने एक जहाज लिया इवोल्यूशन का अध्ययन करने के लिए, जैव विकास का अध्ययन करने के लिए, दैट हाउ द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीशीज अकर, कि नई जातियों का विकास कैसे होता है। डार्विन साहब ने गैलापागोस आइलैंड को लिया था। गैलापागोस आइलैंड के ऊपर अपन ने फिंचेस की बात करी थी, जिसको अपन ने बोला था जियोस्पिजा, उसका जूलॉजिकल नेम है जियोस्पिजा। दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ द एडेप्टिव रेडिएशन, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ द कन्वर्जेंट रिवॉल्यूशन। वो अनुकूली विकिरण और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का भी उदाहरण था। गैलापागोस आइलैंड को लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। गैलापागोस को जैव विकास की एक जीवित प्रयोगशाला कहा जाता है, क्योंकि सब काम डार्विन साहब ने उसी आइलैंड के ऊपर किए। एक और था एल्फ्रेड रूजल, उन्होंने माले MALAY माले नामक द्वीप के ऊपर जो है इवोल्यूशन का अध्ययन किया था। बोथ ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल टू गिव द नेचुरल सिलेक्शन। दोनों के दोनों ही प्राकृतिक वर्ण देने के लिए उत्तरदायी थे, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन साहब जो थे वो दो पुस्तकों से बहुत प्रभावित थे। एक पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स लायल ने। चार्ल्स लायल ने। एंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? TR माल्थस ने। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड योर डेमोग्राफी, और ये डेमोग्राफी के किंग थे साहब TR माल्थस साहब। बहुत किताबें इन लोगों ने लिखी। लेकिन डार्विन जी ने कौन सी किताब लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इट वॉज रिटन बाय और गिवन बाय डार्विन। और ये किताब जो थी 19वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी गई। एंड दिस बुक वॉज मोस्ट सिग्निफिकेंट बुक ऑफ द 19th century. विच वन? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब रोक रहा हूं। ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर जाएगा वही ऑपरिन साहब, जो रशिया के थे। AI ऑपरिन ने। जीव की उत्पत्ति तो उन्होंने कहा था और पुस्तक लिखी थी, और जाति की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की पुस्तक डार्विन साहब ने लिखी थी। ओके, अब हमारी बात चलेगी कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द डार्विनिज्म, कि डार्विनवाद के कौन कौन से लक्षण थे। नंबर 1, ओवर प्रोडक्शन, अत्यधिक उत्पादन। किसका? संततियों का। एक नीम जो होता है, नीम का पौधा, आज़ादी रैचिटा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें से सैकड़ों बीज बिनोलोर के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, बल्कि हजारों। अगर दुनिया के सारे नीम के पेड़ों के बिनोले पौधों में अंकुरित हो गए तो पूरी पृथ्वी क्या होगी? नीम ही नीम से कवर हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल, एक मछली हजारों लाखों अंडे देती है। हर एक अंडे में से मछली अगर निकलने लग गई तो पूरा समुद्री मछलियों से भर जाएगा। आपको जहाज चलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, पैर रखकर चलते चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ा था कि ओनली 10% बैक्टीरिया दे वर एबल टू सर्वाइव।
केवल 10% जीवाणु वहां पर जो है जीवित रह पाते थे 100 में से। इसका रीजन क्या है? नंबर 2, लिमिटेशन ऑफ फूड एंड स्पेस, यानी कि भोजन व स्थान की कमी रहती है। सही बात है। फैमिली प्लानिंग, एक माता पिता के 15 बच्चे हैं तो कहाँ से खिलाएगा वो? भोजन की कमी भी होगी, सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो लिमिटेशन ऑफ फूड एंड स्पेस विल बी देयर, दैट इज भोजन एवं स्थान की सीमितता होगी। ओके। नंबर 3, अब अपने स्रोत को पाने के लिए व्हाट वुड बी देयर? थर्ड पॉइंट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए वो संघर्ष करेंगे, करते ही हैं। आप लोग भी पीएमटी दे रहे हो, सीट कितनी सी है और उसके अंदर फाइट करने वाले 16, 17, 18 लाख लोग बैठते हैं। एक सीट होती है, हजारों लोग बैठते हैं। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द सक्सेस बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द फूड एंड द स्पेस। भोजन की कमी हो गई। एक कुत्ता है या 2 कुत्ते हैं, 2 कुत्तों के बीच में आप एक रोटी डाल दो, कौन जीतेगा? जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। यानी कि उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, काय के लिए? अस्तित्व के लिए। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? भोजन के लिए और जगह के लिए। वही बात यहां पर भी है कि द नेक्स्ट पॉइंट विल बी योर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि भोजन और स्थान की कमी होने पर वह अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगे। ओके। अब जब वो संघर्ष करते हैं तो उस समय उनके अंदर काफ़ी विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, और ये विभिन्नताएं, वेरिएशंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं कंटिन्यूअस यानी कि सतत, और एक कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस यानी कि असतत। कंटिन्यूअस वेरिएशंस जो होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस जो होते हैं, विभिन्नताएं, वो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, अचानक होती हैं। फिर आया हमारे पास में नेचुरल सिलेक्शन। स्ट्रगल किया दोनों कुत्तों ने, कौन जीता? जो ताकतवर था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विल बी देयर। हालांकि ये पॉइंट हमने नीचे लिया है। प्राकृतिक वर्ण होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, प्रकृति अब चुनेगी उसको। आप जंगल के अंदर या वनों के अंदर जो जानवर पैदा होते हैं उनकी कौन देख रेख करता है? जो क्लाइमेटिक कंडीशंस का सामना कर लेता है, फूड मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, वो सर्वाइव करता है, बाकी मरमुरा जाते हैं। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करने के बाद में प्रकृति क्या करती है? उनका चुनाव करती है, वर्ण करती है। तो कौन सर्वाइव किया? जो फिट था। तो इसके लिए दिया गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो उत्तम होगा, योग्य होगा, वही उत्तरजीविता प्रदर्शित करेगा। ओके। यानी कि जो अच्छा आदमी, अच्छा व्यक्ति होगा या जीव होगा, जाति होगी, वही सर्वाइव करेगी, जीवित रहेगी। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये लाइन दी थी किन्होंने? बाय स्पेंसर ने। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो ये लोग पूछते ही हैं कि डार्विन के अनुसार योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या हो गया? योग्यतम की उत्तरजीविता। कि डार्विन के अनुसार फिट यानी कि योग्य व्यक्ति किसको कहा गया है? ये नहीं कि साहब वो खली है या गामा पहलवान है या दारा सिंह है वो फिट है, कोई जरूरी नहीं है। एक पतला दुबला आदमी भी फिट हो सकता है। तो मैंने डार्विन साहब से पूछा, मैंने कि इसका मतलब क्या हुआ यार, समझ में नहीं है। वो बेचारा अगरबत्ती पहलवान, उसको तुम फिट बोल रहे हो, और खली को और गामा पहलवान को तुम बोल रहे हो ये फिट नहीं है। कि सर फिटनेस जो होती है वो जननीय क्षमता से आंकी जाती है। अगर कोई जीव कितना ही वृद्ध हो जावे और जनन करता रहे तो हम बोलेंगे अभी तक ये फिट है। तो डार्विन ने जो फिट योग्य व्यक्ति किसको कहा? डिपेंड्स ऑन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि जननीय क्षमता पर निर्भर करती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, याद कर लेना कि डार्विन योग्य किसको बोलता था? जिसमें जनन की क्षमता होती थी।
अब क्या हुआ, अच्छे करैक्टर वाले जीवों को प्रकृति ने चुन लिया, फिर उन्हीं करैक्टर्स की क्या होती है, आनुवांशिकी होती है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द यूजफुल वेरिएशन। और इस प्रकार से लगातार आनुवांशिकी होती रहती है और कई वर्षों के बाद कालांतर के अंदर एक नई जाति का विकास होता है। इसी को तो बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसी को तो बोलते हैं जाति की उत्पत्ति। ये विचार डार्विन साहब ने अपने डार्विनिज्म में दिए थे, डार्विनवाद में दिए थे। अब एक लाइन दे रखी है अपनी किताब के अंदर कि व्हाट आर द टू की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनिज्म, कि डार्विनवाद की दो मुख्य धारणाएं कौन सी हैं। तो एक तो है ब्रांचिंग डिसेंट, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और दूसरा है प्राकृतिक वर्ण। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब होता है ब्रांचेस दे गो ऑन इंक्रीजिंग, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज विल बी देयर इफ दे आर रिप्रोडक्टिवली फिट। अगर वो जनरल रूप से स्वस्थ रहेंगे तो ब्रांचिंग डिसेंट चलता रहेगा। इसको बोलते हैं हिंदी में शाखन अवरोहणी। ब्रांच बने शाख, शाख से बना शाखन, अवरोहणी का मतलब नीचे की तरफ जाना। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये भी तो डिसेंड ही हो रहे हैं। दूसरा है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण ये दूसरा की कंसेप्ट है किसका, डार्विन साहब का। अब आलोचना हुई साहब डार्विन की, साहब ये तो मजा नहीं आ रहा डार्विन जी आपकी बात में, आपने ये नहीं बताया, आपने ये तो कह दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिट होएगा, जो योग्यतम होगा उसके अंदर उत्तरजीविता होगी, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि योग्य कैसे पैदा होगा, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे होगा। तो डार्विन नहीं समझा पाया। तो फिर लोगों ने बोला कि प्लीज टेल अस दैट हाउ द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीशीज अकर, कि नई जाति का विकास जो होता है वो कैसे होता है, कृपया करके आप हमको फिर समझाइए। यू आर एबल टू टेल द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट यू आर नॉट एबल टू टेल द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि योग्य अराइव कैसे होगा ये तो आप बता ही नहीं रहे हो। तो फिर एक बंदा आया, ह्यूगो डेवरिस। ह्यूगो डेवरिस ने कहा कि जो नई नई जातियां पैदा होती हैं ये उत्परिवर्तन से पैदा होती हैं, म्यूटेशन से पैदा होती हैं। ह्यूगो डेवरिस ने सबसे पहले म्यूटेशन शब्द का उपयोग किया था। ही वर्कड ऑन ओइनोथेरा लेमार्कियाना, प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर काम किया था, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं अपन लोग। व्हाट इज म्यूटेशन? सडन हेरिडिटी चेंजेस which are brought about in the living individual is called as mutation। अचानक आनुवंशिकी परिवर्तन जब किसी जीव के अंदर होते हैं तो हम उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। बात हो चुकी है या होगी कि उत्परिवर्तन जो है वो फिजिकल एजेंट या केमिकल एजेंट से होता है। कई रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, गामा रेज है, अल्फा है, बीटा है, इनसे उत्परिवर्तन हो जाता है। केमिकल की बात करो तो हमारे पास में एक्रेडिन है, HNO2 है, इथाइल इथेन सल्फोनेट है, इथाइल मीथेन सल्फोनेट है, बहुत सारे जो म्यूटेशन के अंदर अपन लोग बात करेंगे। तो म्यूटेशन होने का मतलब क्या हुआ, एक जीन नष्ट हो गया। हमारे अंदर 30,000 जीन है बेटा, एक जीन एक करैक्टर कर रहा है। मेरी खोपड़ी के बाल उड़ गए, इसका मतलब वो जीन गायब हो गया है। तो ये भी क्या हुआ, एक म्यूटेशन ही हुआ, माइक्रो प्रकार का। शुरू में बोला था पॉपुलेशन के अंदर। ओके, तो ह्यूगो डेवरिस ने बोला कि नई नई जो विभिन्नताएं आती हैं वह म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होती हैं। और इसी संदर्भ में एक वर्ड दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, साल्टेशन। क्या वर्ड दे रखा है उन्होंने? साल्टेशन। क्या है वो? अ सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप क्या? एक जीन गायब हो गया एंड अ लार्ज म्यूटेशन इज देयर, और एक बहुत बड़ा उत्परिवर्तन देखने को मिला। आज हमें मालूम है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस होती है, विच वॉज गिवन बाय बीडल एंड टाटम। अगर कोई जीन जो किसी विशिष्ट लक्षण के लिए उत्तरदायी है, मेटाबॉलिज्म को ले लो, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म को ले लो, आर्चीबाल्ड गैरर्ड ने बताया था। एक जीन सपोज करो दिल की धड़कन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूं, और वो जीन ही गायब हो गया बेचारा।
तो दिल तो गया, बंदा मर जाएगा। कई बार उत्परिवर्तन से, हालांकि अधिकांश उत्परिवर्तन जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं, एक दो म्यूटेशन ही जो है लाभकारी होते हैं। सो व्हाट इज साल्टेशन? बन सकता है अ सिंगल स्टेप एंड लार्ज म्यूटेशन, एकल कदम और दीर्घ उत्परिवर्तन को हम लोग साल्टेशन कहते हैं। अब इसी के अंदर हम लोगों ने ये नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा, और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में अपनी किताब के अंदर काफ़ी कुछ दे रखा है, जिसमें प्राकृतिक वर्ण किसे कहते हैं, प्राकृतिक वर्ण कितनी प्रकार का होता है, उसके एग्जाम्पल्स में से बनाएंगे क्वेश्चंस, और उसके बाद में अपन लोग बात करेंगे हार्डी विनबर्ग लॉ की, यानी कि हार्डी विनबर्ग के नियम की, जो कि जीन फ्रीक्वेंसी से संबंधित होता है। हाउ द जेनेटिक ड्रिफ्ट टेक प्लेस, how the gene mutation takes place, how the recombination takes place, all these points will be included in the Hardy-Weinberg law। तो इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक वर्ण, अगले एपिसोड में। थैंक यू।